आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। AIMIM अध्यक्ष अतुल ओवैसी ने दावा किया है कि असम में आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर AIUDF के पक्ष में मतदान करेंगे। ये चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं। बिनाकंडी निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया और क्षेत्रीय पार्टी को राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान एकजुट होकर मतदान करेंगे और बदरुद्दीन अजमल के 29 उम्मीदवार जीतेंगे। असम की राजनीतिक का फैसला AIUDF करेगा। ओवैसी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी राजनीतिक माहौल ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच AIUDF के समर्थन को मजबूत किया है। इलेक्शन चल रहा था, 50,000 मुस्लिम माइनॉरिटी को बेघर कर दिया जा रहा था। अगर कोई लड़ रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई तकलीफ का इजहार कर रहा था तो AIUDF की लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अल्टरनेट लैंड दो, नहीं है तो उनको डिस्टर्ब मत करो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अप्रेसिव तरीके से सिर्फ एक टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा है एक समुदाय कम्युनिटी के खिलाफ। हम इसका कंडेम करते हैं और हमको यकीन है कि 9 तारीख के दिन AIUDF के हक में बड़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से लोग कामयाब होंगे। एक बात सुनिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है किसी समुदाय के खिलाफ कि 2 रुपये कम दो? आप चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, ऑटो चलाने वाला गरीब है ना। मुख्यमंत्री इस तरह की बात करके दौलतमंद आदमी की तरह बात कर रहे हैं। वो बेचारा ऑटो चलाता है, 12 घंटे ऑटो चलाता है, अपना पसीना बहाता है, उसको 2 रुपये कम दो बोल रहे हैं आप गरीबों को भूल जाएंगे। वो तो गरीब एंटी पुअर है वो तो। थैंक यू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि तेलंगाना को दक्षिण एशिया की टेक्सटाइल राजधानी में बदला जाएगा और उन्होंने राज्य में ग्रीन टेक्सटाइल हब बनाने का अपना विजन भी साझा किया। आज 13वें एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने 2047 तक दक्षिण एशिया की टेक्सटाइल राजधानी बनने के लिए तेलंगाना के विजन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन, बिजली, पानी और प्रोत्साहन देगी। तेलंगाना के मशहूर पोशमपल्ली इकत गढ़वाल साड़ियों, वारंगल की दरियों और नारायणपेट की बुनाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि राज्य के बुनकर समुदायों के लिए जीवन रेखा है। वहीं आगे रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना के कपड़ा उद्योग में सबसे आगे होने के पीछे ऐतिहासिक वजह हैं। हम भारत में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। हमारी कपास अपनी क्वालिटी और समृद्धि के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तेलंगाना के पास कपड़ा उद्योग का एक बेहतरीन केंद्र बनने के लिए जरूरी हुनर और इच्छा शक्ति दोनों मौजूद है। तेलंगाना जागृति की संस्थापक के कविता ने कहा कि हैदराबाद में हजारों इंजीनियरिंग छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए की फीस की वापसी अभी भी अटकी हुई है। आगे उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटीज छात्रों के सर्टिफिकेट रोक रही है जिससे उन्हें नौकरियां और विदेश में मिलने वाले मौकों से वो वंचित हो रहे हैं। सरकार को इन बकाया राशियों को तुरंत जारी करना चाहिए। हैदराबाद में बहुत हजारों बच्चे इंजीनियरिंग का ऑप्शन लेते हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उसमें जो फी रिएम्बर्समेंट का कंपोनेंट है वो बढ़ते बढ़ते अब 7,000 करोड़ तक का पेंडिंग हो चुका है। इसके वजह से सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। जो जिन बच्चों को फी रिएम्बर्समेंट मिलता है, SC, ST, BC बच्चे जो है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो सरकार से, हुकूमत से मैं डिमांड करती हूँ जल्द से जल्द आप वो पेंडिंग बिल वापस कीजिए और बच्चों के सर्टिफिकेट जो है ये यूनिवर्सिटीज अपने पास रख रहे हैं उनको एक ऑर्डर दीजिए आप कि जल्द से जल्द आप उनके सर्टिफिकेट्स रिलीज़ करें। थैंक यू। तेलंगाना, हम तेलंगाना में जो प्राइवेट स्कूल्स है ये एजुकेशन एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है तो ये शुरू होते ही सारे स्कूल्स ने 25% तक का फीस में बढ़ोतरी किया है। 25, 30, 40% का जो फीस में बढ़ोतरी हो रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसीलिए हम सरकार से ये, हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप फी रेगुलेशन वाला बिल जो पेंडिंग है उसके लिए एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाइए,
फी रेगुलेशन वाला बिल पास कीजिए। 8 से 10% से ज़्यादा फी हाइक एक साल में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं होना चाहिए। ये स्टैंड आप लीजिए, क्योंकि 2 कमिटीज़ जो आपने डाले हैं वो दोनों का यही रिकमेंडेशन है। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक आप जल्द से जल्द बिल पास करिए और स्टूडेंट्स को रिलीफ दीजिए। और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तेलंगाना में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आप 7000 करोड़ से ऊपर फी रिएम्बर्समेंट का जो पेंडिंग आपने बिल्स रखे हैं, इसके वजह से वो स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट्स वापस उनको नहीं दे रहे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। लेकिन जो बच्चे दूसरे देशों में जाना है उनको, जो अलग अलग जगहों पे उनके नौकरियां लग गए, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी मांग रहे हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हालत है। तो मैं सरकार से, हुकूमत से डिमांड करती हूँ, एक आप फी रिएम्बर्समेंट का पेंडिंग ड्यूज जो है जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। और ये 1 से 10 क्लास के बीच में जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, उनके वास्ते आप फी रेगुलेशन बिल जल्द से जल्द लेके आइए। थैंक यू। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अवैसी की टिप्पणियों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, नकारात्मक फैलाते हैं और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं जो समाज की मूल संरचना को ही नुकसान पहुंचाती है। ओवैसी की बातों पर चर्चा की जरूरत नहीं है। ये लोग सामाजिक समरसता को तोड़ते हैं, नकारात्मक वातावरण को बढ़ाते हैं और वैसे मानसिकता को, जो मानसिकता कहीं न कहीं समाज के सौहार्द को बिगाड़ता है, उसको पोषित करते हैं। बीआरएस नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना बने हुए 12 साल हो गए। केसीआर के 10 साल के शासन के दौरान तेलंगाना सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक मिसाल बन गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। उन्हें यह समझना चाहिए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से तेलंगाना को अगले 100 सालों तक पानी की कोई समस्या नहीं होगी। आंध्र के कई नेताओं के यहाँ कारोबार हैं। आंध्र के कई सांसद, उनके मुख्यमंत्री और विधायक के यहाँ मौके की तलाश में आते हैं। तेलंगाना के लिए जहर उगलने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। आंध्र प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि हमें खुद को केवल अपने तटों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, चोक पॉइंट्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़े हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि भारतीय नौसेना इन सभी सुरक्षा कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई है। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है, तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। पय्यनूर से निर्दलीय उम्मीदवार वी कृष्णन द्वारा फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब तो हमें उम्मीदवारों से भी शिकायतें मिल रही हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। राहुल गांधी जी ने एडवांस में कहा था कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ध्यान नहीं दिया पहले भी। अब जो शिकायत आ रही है कैंडिडेट से भी, जिस प्रकार से अदला बदली हो रही वोटों की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी केरल ने कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव चल रहे हैं और बहुत सीरियस लेगा इलेक्शन कमीशन, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। डेमोक्रेसी बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बहुत आवश्यक है। पूरे कंट्री में एक माहौल बन गया, पता नहीं डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन की बहुत ड्यूटी बन जाती है। चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंप्लेंट की गई है उसको बहुत सीरियस लेंगे, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष हो सके।
केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ सीपीआई-एम आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए कन्नौर स्थित अपने स्थानीय कार्यालयों में फर्जी पहचान पत्र छाप रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि फर्जी मतदान कराने के लिए कन्नौर में सीपीआई-एम कार्यालयों में फर्जी आधार कार्ड छापे जा रहे हैं। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर संदिग्ध स्थानों पर तत्काल छापेमारी और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान की कड़ी जांच की मांग की है। वेणुगोपाल ने कन्नौर के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर डराने धमकाने और फर्जी मतदान को रोकने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि यूडीएफ ने मतदान प्रक्रिया और मतों की गिनती दोनों की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। केरल के मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि केंद्र सरकार FCRA संशोधन बिल को लेकर अल्पसंख्यकों की चिंताओं को नज़रअंदाज कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिम समुदाय को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी। हमारी सरकार में बहुत छोटे अल्पसंख्यक समुदाय को भी उचित महत्व दिया जा रहा है। मैं मुस्लिम समुदाय से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उनके समुदाय को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है। उन्हें किसी भी एक पार्टी का वोट बैंक क्यों बनना चाहिए? हम सब के लिए है। सिर्फ गैर कानूनी FCRA खातों पर ही असर पड़ेगा। केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने केरल में चुनाव प्रचार किया और कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जहां भी विकास की जरूरत है वहां की जनता बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। एलडीएफ यूडीएफ दोनों ही फ्लैग बेयरर्स बन चुके हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जोश देखते हुए इस बात का मुझे विश्वास है कि जहाँ जहाँ विकास की पृष्ठभूमि रखनी है, विकास के काम करने हैं, वहाँ पर जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को अपना समर्थन देकर जिताएंगे। राहुल गांधी का फर्क पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर जनता जनार्दन क्या विकास, क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लाकर किसी लीडर ने अपने आप को स्थापित किया है, उसके आधार पर लीडर को पॉलिटिकली आके, तो इन दोनों कांग्रेस के नेताओं को जनता कम से कम उनकी पॉलिटिकल वायबिलिटी, पॉलिटिकल वर्क और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के लिए बहुत ही कम आती थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी लीडरशिप को अपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के आधार पर परिभाषित किया है। टीवी के प्रमुख विजय के बयान पर डीएमके सांसद करुणानिधि ने कहा कि सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बारे में बताया था और जब संसद का सत्र चल रहा था तब हमने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी। हम चाहते थे कि केंद्र सरकार यह पक्का करे कि एलपीजी की कमी न हो। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि विजय को जियोपॉलिटिक्स के बारे में इतनी जानकारी है भी या नहीं कि वे समझ सके कि सिलेंडरों की कमी ईरान और यूएस इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से है। लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम की किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और वह क्या है। बीजेपी ने आज तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से कई प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल है। भाजपा ने 5 महिलाओं को भी टिकट दिया है। प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल पूर्व राज्यपाल और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुंदरराजन मायालापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को सत्तूर से टिकट दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष वनश्री श्रीनिवासन कोयम्बटूर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन अविनाशी के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा तमिलनाडु में मुख्य रूप से AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। काफी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई को इस बार चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जारी की गई लिस्ट में उनका नाम कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया है। बताया जा रहा था कि पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई कोयम्बटूर नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो फिलहाल बीजेपी के मौजूदा विधायक वनश्री श्रीनिवासन के पास है।
तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में अन्नामलाई का नाम नहीं आने के बाद से पहली बार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अन्नामलाई ने कहा कि चुनाव में मेरी भूमिका पूरे तमिलनाडु में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है। अभी पार्टी ने मुझे 7 तारीख तक पुडुचेरी और केरल में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। 7 से 23 तारीख तक मुझे पूरे तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है। यही जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए महिला कोटा कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े बिल पास करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता का बड़ा उल्लंघन है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पास होने के बाद सरकार 30 महीने तक सोती रही और चुनावी मौसम में डबल क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन पर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन या प्रस्ताव नहीं आया है। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड हमें पता चला है कि लोकसभा सीटों में प्रोपोर्शनल बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि दावा यह है कि यह प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन असलियत यह है कि छोटे राज्यों और दक्षिण नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम में राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित बिल के साथ उत्तर प्रदेश की संख्या 120 हो जाएगी, जबकि केरल ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक ही पहुंच पाएगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।